हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज का पार्ट नंबर 7। आई एम पी एन आर्या। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस, बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस, प्रोग्राम ऑफ फंक्शन कॉल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब फंक्शन कुछ कुछ कोड कंटेन करके रखते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोग्राम बनाया 2+2, तो किसी 2+2 का कोई फंक्शन है तो वो 2+2 4 करेगा, मतलब फंक्शन 4 करेगा, है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जो हमारा कोड है, छोटा सा कोई फंक्शन है, तो वो फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क को मीन्स वो कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से हम फंक्शन का यूज करते हैं, वो कुछ ना कुछ उसका कोड रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी और प्री डिफाइंड फंक्शन। तो इस तरह से लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं कुछ जिनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। तो आर दोज फंक्शंस विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ प्रिंट एफ, स्कैन फंक्शन और स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट एक्सेट्रा। तो और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जो पहले से ऑलरेडी हमारे सी लैंग्वेज में डिफाइंड रहते हैं, मतलब पहले से ये ऑलरेडी एग्जिस्ट रहते हैं, तो ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। और इसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या कहलाते हैं, जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। कि जैसे यहाँ पे दिया है कि आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। मतलब हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वो यूजर कुछ भी फंक्शन, जैसे किसी भी अनोदर नाम से भी, किसी नाम से वो किसी दूसरे नाम से भी फंक्शन वो बना सकता है, भले ही वो सी प्रोग्राम में एग्जिस्ट हो नहीं हो, क्योंकि वो यूजर डिफाइन फंक्शन कहलाते हैं। वो किसी भी नेम से फंक्शन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन के जो एग्जांपल दिए, जैसे हेलो एक फंक्शन बना लिए, फन नाम का, कोई कैल कैल नाम का। तो इस तरह से अलग अलग नाम से हम फंक्शन बना सकते हैं, तो इसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और एक चीज और होती है कि दीज फंक्शंस आर मेड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी एंड फॉर सॉल्विंग टाइम एंड स्पेस। मतलब फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या करते हैं कि हमारा जो कोड है उसको हम रीयूज करते हैं। क्योंकि कोई फंक्शन, मैंने एक फंक्शन में मैंने सपोज 100 लाइन का कोई कोड मैंने डिफाइन कर दिया, तो जब हम उस फंक्शन को यूज करेंगे तो उसका सिंपल फंक्शन हम यूज कर लेंगे, तो वापस से हमें उस पूरे कोड को नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट हम फंक्शन का नाम देंगे और वो फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरा फंक्शन एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें हमारा टाइम भी बच जाता है और स्पेस भी हमारा बचता है। तो इस तरह से हमें बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक फंक्शन आपको क्लियरली समझ में आ गया। आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन, क्या फ़ायदे होते हैं फंक्शंस के। इट प्रोवाइड्स मॉड्यूलरिटी टू योर प्रोग्राम स्ट्रक्चर। मतलब फंक्शन कोई आपका जो प्रोग्राम है का स्ट्रक्चर है वो मॉड्यूलरिटी एक, मतलब आपको पूरा जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है एक मॉड्यूलरिटी फॉर्म में आपको दिखता है। फिर नेक्स्ट है आपका इट मेक योर कोड रीयूजेबल। मतलब आपका जो फंक्शन है उसका आपका जो कोड है वो आप रीयूज कर सकते हैं। मतलब किसी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई 100 लाइन का कोड है जो फंक्शन का, तो आप वो 100 लाइन का फंक्शन के कोड को आपको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल फंक्शन उसका नाम आप यूज़ करेंगे तो आप पूरा का पूरा कोड आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ लार्ज प्रोग्राम विथ थाउजेंड्स ऑफ कोड लाइंस डीबगिंग एंड एडिटिंग बिकम्स इजियर इफ़ यू यूज़ फंक्शन। मतलब आप किसी फंक्शन को जब यूज़ करते हैं तो पूरे जो 1000 लाइन का जो कोड है उसको आपको यू मीन्स कोई प्रॉब्लम आती है, डीबगिंग करना चाहते हैं, कोई एडिटिंग, तो इस तरह से आप उस फंक्शन का जब हम यूज़ करते हैं तो उसको आप आसानी से डीबगिंग या उसमें कोई जो एरर है वो आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं, उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो फंक्शन के काफ़ी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लास्ट फ़ायदा है इट मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब जब हम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं और ये आसानी से रीडेबल रहता है प्रोग्राम। तो इस तरह से हम फंक्शंस का बेनिफिट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
फंक्शन डेफिनेशन मतलब फंक्शन किस तरह से हम डिफाइन करते हैं या फंक्शन किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो फंक्शन के कुछ जो उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला है फंक्शन नेम, फंक्शन टाइप, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट्स एंड लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट। तो इतने पार्ट्स होते हैं जो हम किसी फंक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे हम यूज़ करेंगे, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा किस तरह से फंक्शन यूज़ करते हैं। सिंटैक्स, आप फंक्शन का आप सिंटैक्स देख सकते हैं कि फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन टाइप, अब फंक्शन टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे इंटीजर टाइप का फंक्शन हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का या फ्लोट टाइप का। और यहाँ पे आपका फंक्शन जो है, यहाँ पे फंक्शन आपका नेम हो सकता है, जैसे यहाँ पे फंक्शन नेम, कोई भी फंक्शन, जैसे हमने बताया था कि किसी भी फंक्शन का आप नाम दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन, किसी भी नाम का पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट हो सकती है कि आपका जो पैरामीटर, सपोज कोई वेरिएबल आप पास कर रहे हैं, जैसे इंट ए, इंट एक्स, कोई भी, तो इस तरह से आप पैरामीटर दे सकते हैं। और फिर फंक्शन के अंदर जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं, तो लोकल वेरिएबल कहलाते फंक्शन के, क्योंकि फंक्शन की बॉडी के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। तो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, इस तरह से एग्जीक्यूशन क्या कही मीन्स, क्या क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो अलग अलग आप स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन के बाद जो भी उसका जो रिजल्ट आता है, उस फंक्शन के अंदर जो भी कैलकुलेशन हमने की, तो उसको, उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ये हमारा ये ज़रूर स्टेटमेंट है, ज़रूरी स्टेटमेंट होता फंक्शन में कि हम उस रिजल्ट को रिटर्न जरूर करते, तो फंक्शन को हम रिजल्ट को रिटर्न करते उस फंक्शन को। तो इस तरह से फंक्शन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम फंक्शन को क्लियरली समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया, जैसे फ्लोट मल, तो कोई मल्टीप्लिकेशन का कोई एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें हमने दो वेरिएबल यहाँ पे पैरामीटर यूज़ किए हैं, इसको पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ किए। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लोट रिजल्ट, अब यहाँ पे एक फ्लोट, एक रिजल्ट नाम के हमने वेरिएबल और डिक्लेयर किया फंक्शन के अंदर एक अलग से। यहाँ पे लोकल वेरिएबल हो गया फंक्शन का। यहाँ पे रिजल्ट एक्स इंटू वाई, अब एक्स में जो वैल्यू होगी और वाई में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसमें कॉपी हो जाएगी और इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी इसमें राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट में असाइन कर देता है, तो इसमें स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद रिजल्ट, यहाँ पे हमने रिटर्न किया रिजल्ट, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली रिजल्ट लिखना था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो रिटर्न यहाँ पे रिजल्ट लिखना, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है, रिजल्ट क्या करता है, इसका जो वैल्यू है इसको वापस फंक्शन को रिटर्न करता। तो इस तरह से ये उसको रिटर्न करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल वेरिएबल है, एक कंप्यूट द प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट कंप्यूट हो रहा है और रिटर्न द रिजल्ट, ये रिटर्न रिजल्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर सेकंड हम प्रोग्राम देख सकते हैं वॉइड डिस्प्ले वॉइड, अब यहाँ पे कोई डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन है। अब वॉइड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वॉइड एक नल होता है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता वॉइड। तो इस तरह से वॉइड हम यूज़ करते हैं कि जो कि कुछ भी खाली, मीन्स वॉइड को हम खाली भी कह सकते हैं, वॉइड नल रहता, तो इसमें कुछ रिटर्न नहीं होता, जस्ट फंक्शन क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इफ डिस्प्ले नाम का फंक्शन ये मैसेज प्रिंट करेगा, नो नो टाइप नो पैरामीटर, मतलब कोई भी टाइप पैरामीटर, इस टाइप का मैसेज प्रिंट करेगा। तो ये है नो लोकल, कोई लोकल वेरिएबल भी इस फंक्शन में यूज़ नहीं किया, कोई रिटर्न टाइप भी यूज़ नहीं है। तो इस तरह से इसको वॉइड मतलब कोई भी हमने यहाँ कोई रिटर्न नहीं किया, तो ये वॉइड मतलब नल। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम ऑफ फंक्शन कॉल, तो फंक्शन कॉल का एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि फंक्शन किस तरह से कॉल होते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने वॉइड मैन स्टार्ट किया, यहाँ पे फिर कंट्रोल आएगा और यहाँ पे एक मैसेज का, एक मैसेज नाम का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो जैसे ही मैसेज नाम पे फंक्शन यहाँ पे कंट्रोल आएगा, तो ये क्या करेगा, मैसेज फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ ना आके मैसेज पर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसके अंदर आएगा, इसको कॉल करेगा, फिर इसकी बॉडी के अंदर कंट्रोल आएगा और ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा। तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, दिस इज प्रेम एंड आर्या यूट्यूब चैनल।
तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो यहाँ आउटपुट में आप देख सकते हैं कि ये वाला मैसेज प्रिंट होगा कि दिस इज प्रेम आर्या यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर फंक्शन क्या है, ये प्रिंट होने के बाद वापस कंट्रोल यहाँ वापस जाएगा मेन फंक्शन पर। अब ये मैसेज तो कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हो गया, अब फिर कंट्रोल नेक्स्ट इस लाइन पे आएगा क्योंकि ये लाइन अभी बची हुई है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे प्रिंट है, फिर ये वाला प्रिंट होगा, यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो। तो यहाँ पे यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, फिर ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप पूरा समझ गए होंगे किस तरह से फंक्शन वर्क करता है। आगे और समझते हैं और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन अलग अलग थ्योरी, और आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कॉलिंग अ फंक्शन, किस तरह से फंक्शन को हम कॉल करते हैं, और इस एग्जांपल से और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा फंक्शन किस तरह से कॉल होते हैं। चलिए देखते हैं। वाइड मेन, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करेगा, प्रिंट आई एम इन मेन फंक्शन, मतलब ये मैसेज प्रिंट होगा क्योंकि कंट्रोल यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आएगा, और लाइन बाय लाइन यहाँ पे कंट्रोल एक लाइन के बाद मीन्स नेक्स्ट लाइन को कॉल करता जाता है कंट्रोल। तो ये मैसेज सबसे पहले आप आउटपुट में देख सकते हैं कि आई एम इन मेन फंक्शन, तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद फिर ये डेली एक फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, मीन्स डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया। तो यहाँ पे डेली जो फंक्शन है, तो डेली फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। तो यहाँ पे हम डेली जो है यहाँ पे फंक्शन ये कॉल हो जाएगा, और डेली के अंदर कंट्रोल आएगा, वो प्रिंट करेगा आई एम इन डेली फंक्शन। तो ये सेकंड जो है वो डेली फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस तरह से फिर नेक्स्ट मुंबई, कंट्रोल वापस फिर जाएगा कहाँ पे, और मीन्स मेन फंक्शन पे, तो मुंबई। तो मुंबई फंक्शन फिर कॉल होगा, तो मुंबई फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये फंक्शन, जो मुंबई फंक्शन जब एक्टिवेट होता मीन्स कॉल होता, तब तक यहाँ पे जो मेन फंक्शन क्या हो जाता, वो स्लीप मोड में चला जाता, और जो मुंबई फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मीन्स वो इन्वोक हो जाएगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे मुंबई फंक्शन फिर ये पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, जैसे प्रिंट इफ आई एम इन मुंबई फंक्शन, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस से मुंबई फंक्शन कंप्लीट होने के बाद वापस से कंट्रोल मेन पर जाएगा, तो मेन फंक्शन फिर स्लीप से वापस से एक्टिव हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ जाएगा, फिर भोपाल, भोपाल वाला मैसेज प्रिंट होगा, फिर वापस से भोपाल कॉल होगा यहाँ पे, और फिर वापस से फंक्शन भोपाल प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आई एम इन भोपाल। एक चीज़ और मैं यहाँ और क्लियरली बता दूं कि ये जो फंक्शन हमने सपोज लाइन से यूज़ किया, जैसे दिल्ली मुंबई भोपाल, क्योंकि हमने दिल्ली मुंबई भोपाल यूज़ की। अब आपने जैसे दिल्ली मुंबई भोपाल यहाँ पे यूज़ किए आपने सीक्वेंस से, लेकिन जो आपने यहाँ पे फंक्शन का जो आपने यहाँ डेफिनेशन दी है, यहाँ तो आपने फंक्शन डिफाइन किया, और ये फंक्शन की यहाँ पे मीन्स बॉडी हो गई। तो ये फंक्शन का आपका मीन्स यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया और फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो इस तरह से जब आप फंक्शन यहाँ पे सिक्वेंशियली दिया, यदि आप इसको सिक्वेंशियली ना दें, या सपोज डेली आप यहाँ नीचे लिख दें भोपाल ऊपर, तब भी फंक्शन वो जो कॉल होगा उसी सीक्वेंस में ही कॉल होगा। जैसे सपोज आपने डेली कॉल किया, तो डेली यहाँ ना लिख के आप नीचे लिखते, तो वो कंट्रोल डायरेक्ट डेली पर ही जाता, ना कि यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्योंकि कंट्रोल तो डेली पर पास होगा, तो जो जहाँ भी उसको डेली फंक्शन मिलेगा वहाँ पर कंट्रोल पास होगा। तो इस तरह से फंक्शन कॉल होता है। आई थिंक आप क्लियरली समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। Important points. Any C program contain at least one function in it is must be main function. तो हर प्रोग्राम में एक फंक्शन जरूर होता है, और वो होता है मेन फंक्शन, क्योंकि बिना फंक्शन के कोई प्रोग्राम माने चलता नहीं है, रन नहीं होता। क्योंकि मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम का एक ड्राइवर होता है जो कि प्रोग्राम को ड्राइव करता है, रन करता है। तो इस तरह से कम एक प्रोग्राम में एक फंक्शन तो होता है, और वो होता है मेन फंक्शन। अब एक से ज़्यादा जो होंगे तो फिर वो अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। द सी प्रोग्राम कंटेन्स मोर देन वन फंक्शन, बट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन विद मेन फंक्शन। तो आपका जो फंक्शन मेन फंक्शन से हमेशा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि मेन फंक्शन ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। There is no limit on the number of functions that might be present in the C program। मतलब सी में कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप एक फंक्शन यूज़ करें, दो करें, आप नंबर ऑफ फंक्शन कितने भी यूज़ कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है।
ईच फंक्शन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड इन द सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन कॉल इन मेन फंक्शन। तो जो मेन फंक्शन में जिस तरह से फंक्शन आपने डिफाइन किया, अभी लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था दिल्ली और इसकी, इस तरह से ये जो आपने डिक्लेयर की जैसे दिल्ली मुंबई भोपाल, तो आपने जिस सीक्वेंस में यहाँ पे आपने डिक्लेयर किए उसी सीक्वेंस में यहाँ पे कॉल होंगे। भले आपने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया, लेकिन जिस ऑर्डर में मेन फंक्शन में आपके फंक्शन डिक्लेयर होंगे, डिफाइन होंगे, उसी ऑर्डर में ही फंक्शन कॉल होते हैं। यहाँ पे कोई माने कोई मैटर नहीं करता कि आपने ऊपर नीचे फंक्शन लिख दिया। यहाँ पे मैटर करता है कि आपने किस सीक्वेंस में आपको कॉल कराना फंक्शन को, वो मैटर करता। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। तो इस तरह से आप ये क्लियरली समझ गए होंगे ईच फंक्शन जो है आपको पूरा जो सिक्वेंशियली आपको कॉलिंग होती है मेन फंक्शन के द्वारा ही। जिस जिस तरह से मेन फंक्शन में आपने मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसी तरह से मेन फंक्शन कॉल होंगे। लास्ट पॉइंट है आफ्टर ईच फंक्शन एग्जीक्यूटेड देयर टास्क द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द मेन फंक्शन। तो ये बात भी मैंने आपको क्लियरली पहले बताई है कि हर फंक्शन मीन्स कॉल होने के बाद वापस से कंट्रोल मेन फंक्शन पर जाता है ना। तो इस तरह से आप पूरे सारे पॉइंट क्लियरली समझ गए होंगे। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। पासिंग वैल्यू बिटवीन फंक्शन एंड रिटर्न वैल्यू। तो इस किस तरह से फंक्शन की जो वैल्यू है पास होती है अनदर फंक्शन में, दूसरे फंक्शन में। तो देखते हैं छोटे से डायग्राम से कि सपोज ये फंक्शन है, ये फंक्शन की बॉडी है। तो फंक्शन की बॉडी में हमने फंक्शन वन में दूसरा कोई फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है फंक्शन टू। तो फंक्शन टू जैसे यहाँ पे कॉल होगा, तो फंक्शन टू कॉल होगा तो कंट्रोल स्विच हो जाएगा फंक्शन टू पर यहाँ पर। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, तो यहाँ पे ए में कोई वैल्यू होगी वो फंक्शन टू में यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हमने पूरे फंक्शन को डिफाइन किया। तो यहाँ पे फंक्शन टू यहाँ पे मीन्स यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू एक्स में आएगी, जो ए में सपोज वैल्यू 5 थी, तो 5 में ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूं कि फंक्शन में जो जैसे सपोज फंक्शन टू में ए में जो वैल्यू यहाँ पे इसने अलग मेमोरी स्पेस अलोकेट की होगी, मेमोरी ऑक्यूपाई की होगी, है ना। ये कॉलिंग वैल्यू है। और यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे फिर जो कॉपी वैल्यू हो रही, तो यहाँ पर भी इसको ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं और इसको डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये फिर एक और जो वैल्यू ये मेमोरी में कॉपी करेगा, मन मीन्स अलग से स्पेस अलोकेट करेगा फंक्शन टू एक्स। तो इस तरह से कॉपी होगी वैल्यू, फिर यहाँ भी जो भी फंक्शन टू में जो भी स्टेटमेंट जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेट होगी। और फिर लास्ट में जो रिजल्ट है फंक्शन टू को यहाँ पे रिटर्न करेगा और फंक्शन टू इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो इस तरह से रिटर्न करना भी ज़रूरी होता है। तो फंक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से आप फंक्शन किस तरह से वैल्यू पास होती है आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉलवा वैल्यू। तो कॉलवा वैल्यू में क्या होता है कि कॉलवा वैल्यू में हम जो फंक्शन है उसकी हम वैल्यू पास करते हैं, फंक्शन की वैल्यू पास करते हैं, एक्चुअल वैल्यू, है ना। तो इन अ कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन एज पैरामीटर। तो फंक्शन में जो वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू, वो हम पास करते हैं, है ना। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द फॉर्मल पैरामीटर। तो जो एक्चुअल वैल्यू जो मैं पास कर रहा हूँ, जैसे 10 और 20 पास कर रहा हूँ, तो जो फॉर्मल पैरामीटर में पास होगी तो वो 10 और 20 ही उसमें कॉपी होगी, ना कि वो चेंज कर देगा। तो वो चेंज कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से, है ना। डिफरेंट मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल। अब मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो मेन फंक्शन जो हमने जिसमें फंक्शन जो यूज़ किया था, मीन्स डिक्लेयर किया था, उसमें जो वेरिएबल यूज़ करते जो वैल्यू, वो अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। उनको हम बोलते हैं एक्चुअल जो वेरिएबल। और जो फॉर्मल होते हैं, जो फंक्शन जहाँ पे हमने डिफाइन किया, जहाँ पे हमने कॉल किया, कॉलिंग की, तो वहाँ पर भी जो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं तो वो भी एक अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग मेमोरी, दो मेमोरी की लोकेशन ऑक्यूपाई होती है, अलग अलग ब्लॉक की मेमोरी, है ना। बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी टू फॉर्मल। तो वो कॉपी होगा, है ना, इस तरह से। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 3 वेरिएबल मीन्स ए बी सी और सम, 4 वेरिएबल हमने यूज़ किए इंटीजर टाइप के।
और ये मैसेज पूछेगा कि एंटर एनी 3 नंबर। तो आपने कोई 3 नंबर आपको एंटर करना है कीबोर्ड के थ्रू। तो आपने कोई वेरिएबल मीन्स 3 वेरिएबल आपने मीन्स वैल्यू आपने कीबोर्ड के थ्रू आपने एंटर की, ABC। तो आपने 3 वैल्यू एंटर की, तो स्कैन फंक्शन इस वैल्यूज को स्टोर करेगा। उसके बाद यहाँ पे सम इज इक्वल टू कॉल सम, यहाँ पे कोई फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा, मीन्स हमने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे हमने कॉल सम एक फंक्शन डिक्लेयर किया, तो कॉल सम क्या होगा, कॉल होगा। तो ABC में जो भी वैल्यू होगी इसमें कॉपी हो जाएंगी, और इसके बाद इस कॉपीड वैल्यू को जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे मीन्स वैल्यू पास होगी। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू पास होगी, सपोज हमने 10 20 30 यहाँ पे हमने दी, यहाँ पे एंटर की थी, तो 10 20 30 वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगी। तो यहाँ पे आपकी फॉर्मल जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू कहलाती है, और फॉर्मल वैल्यू, तो सेम वैल्यू इस फॉर्मल फंक्शन में कॉल होगी 10 20 30। फिर 10 20 30 से कॉल फंक्शन में यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ। इसके बाद इंट एक्स वाई जेड, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल यूज़ किए, क्योंकि हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो क्योंकि यहाँ हमने डिफरेंट वेरिएबल यूज़ किए, तो इसलिए वो डिफरेंट वेरिएबल ही यूज़ करना इसमें ज़रूरी होता है जो हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ और फिर इस तरह से हमने एक्स वाई जेड यूज़ किया। फिर यहाँ में हमने एक अनदर वेरिएबल और यूज़ किया, इंट डी। तो डी में जो भी 3 वैल्यू का हमने जो सम किया एक्स वाई जेड, तो जो भी वैल्यू 10 20 30 जो भी वैल्यू रहेगी उसका रिजल्ट डी में कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद जो डी में कॉपी होने के बाद जो उस डी का रिजल्ट हम उसको इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे, और ये फंक्शन इस वापस इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो डी में जो रिजल्ट है इस फंक्शन कॉल सम फंक्शन को वापस से रिजल्ट रिटर्न करेगा, और कॉल सम फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो सम में इसमें कॉपी हो जाएगी। तो सपोज इसमें जैसे 10 20 30, तो टोटल रिजल्ट 60, तो 60 वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगा। और सम में जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट में कि एंटर एनी 3 नंबर, तो आपने सपोज 5 10 15 कोई 3 वैल्यू दी आपने, तो यहाँ पर 3 वैल्यू आप यहाँ सब कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर रिटर्न होती हैं, और तीनों वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी इसका रिजल्ट। और यहाँ पे 60 जो है हमने यहाँ प्रिंट कर दी सम, क्योंकि प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंट डी सम। तो यहाँ पर सम इज इक्वल टू जो 60 वैल्यू है वो परसेंट डी यहाँ पे 60 और प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा जो किस तरह से फंक्शन में वैल्यू में मीन्स पास होती है, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम ऑफ कॉल बाय वैल्यू, एक और प्रोग्राम है जो आपको एक स्वैपिंग का प्रोग्राम होता है जो फेमस प्रोग्राम है, उसको और आपको क्लियरली समझाता हूँ। यहाँ पे वॉइड स्वैप इंट ए इंट बी, तो इस तरह से दो हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किए। फंक्शन प्रोटोटाइप ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे और देख सकते हैं थोड़ा सा नई चीज़ है कि यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो ये हमारा कहलाता है फंक्शन प्रोटोटाइप ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो मेन फंक्शन के ऊपर भी हम फंक्शन का उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने लिया दो वेरिएबल इंट 22 14, यहाँ पे मैसेज सिंपल प्रिंट करेगा कि वैल्यू बिफोर स्वैप, मैंने स्वैप के पहले क्या वैल्यू थी वो प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में आप देख लीजिए कि 22 और 42 44 वैल्यू एम और एन की वैल्यू यहाँ प्रिंट करेगा। इसके बाद यहाँ पे हमने स्वैप एक फंक्शन बनाया, स्वैप एम और एन। तो एम और एन में जो भी वैल्यू होगी 20 to 40 वो स्वैप में यहाँ पे पास होगी। तो वाइड एक स्वैप हमने फंक्शन बनाया और यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगी 22 और 44, क्योंकि कॉलिंग स्वैप फंक्शन है बाय वैल्यू, माना फंक्शन हमने वैल्यू पास की। तो इंट टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया टेम्प, और इसमें हमने क्या किया, ए में जो वैल्यू होगी 22 तो वो इसमें टेम्प में पास हो जाएगी। इसके बाद ए इज इक्वल टू, अब बी में जो वैल्यू होगी वो ए में पास होगी, और इसके बाद फिर बी की जो वैल्यू मीन्स टेम्प में जो वैल्यू थी वो बी में, इस तरह से वैल्यू यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे वैल्यू आफ्टर स्वैप, यहाँ पे फिर प्रिंट हो गया अगर वैल्यू आफ्टर स्वैप एम इज इक्वल टू, फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि वैल्यू आफ्टर स्वैप 44 एंड 22। तो इस तरह से मीन्स वैल्यू स्वैप हो जाएगी, मीन्स 44 इसमें एम में आ जाएगी और एन में एम में एन मीन्स एम में 44 और एन में 22। इस तरह से वैल्यू स्वैप हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूज़ किए दो तीन स्टेटमेंट, यहाँ से हमने वैल्यू स्वैप कर दी, ए को टेम्प में स्टोर करा दिया, फिर बी की वैल्यू ए में, और फिर टेम्प की वैल्यू वापस से बी में। तो इस तरह से स्वैप, आई थिंक आपको पूरा स्वैपिंग का पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कॉल बाय वैल्यू के थ्रू।
फिर नेक्स्ट हम समझते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू जो होती है, तो एक्चुअल वैल्यू हम पास नहीं करते, उसका एड्रेस हम पास करते हैं। तो इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन एज पैरामीटर। तो जो फंक्शन में अभी लास्ट टाइम हम वैल्यू पास कर रहे हैं जो पैरामीटर्स की, तो हम एड्रेस पास करते हैं उसका। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द फॉर्मल। तो जो एक्चुअल जो वैल्यू वैल्यू होती है पैरामीटर की, फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू हम उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, सेम मेमोरी इज यूज्ड फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर सिंस ओनली एड्रेस इज यूज्ड बाय द बोथ पैरामीटर। तो जो इसमें जो हम कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई होती थी। एक्चुअल वेरिएबल अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करता था और फॉर्मल अलग मेमोरी। यहाँ पे एक ही मेमोरी ऑक्यूपाई होती कॉल बाय रेफरेंस में। तो यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम है कॉल बाय रेफरेंस का, स्वैपिंग का ही प्रोग्राम है। बस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पॉइंटर का यूज़ किया। तो पॉइंटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। पॉइंटर क्या करता, उसकी जो मेमोरी मीन्स जो एड्रेस, जो वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है पॉइंटर। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल के यहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप सेम ही जो लास्ट में हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंट, यहाँ भी हमने सेम ही यूज़ किया वेरिएबल। फिर यहाँ भी सेम यहाँ प्रिंट करेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस यहाँ देखिए आप, स्वैप एड्रेस यहाँ पे हमने यूज़ किया एड्रेस ऑपरेटर एम और एड्रेस ऑपरेटर एन। तो यहाँ पे हमने जो एम जो वैल्यू पास होनी चाहिए, तो हम क्या कर रहा है, एम का एड्रेस पास कर रहा है किसको, स्वैप फंक्शन को। तो यहाँ पे 22 ना पास होकर उसका एड्रेस पास होगा। तो इंट में उसका एड्रेस पास होगा, लेकिन हमने पॉइंटर का यूज़ किया। तो पॉइंटर क्या करता है, उसका एड्रेस की जगह उसकी एक्चुअल वैल्यू को मीन्स रिसीव करता है। तो जबकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी, तो 22 यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी, रिसीव करेंगे, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका एड्रेस पास किया लेकिन पॉइंटर से उसकी हम एक्चुअल वैल्यू रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल वैल्यू उसकी रिसीव कर ली, जबकि हम पास कर रहे हैं वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने वही चीज़ यूज़ की, मीन्स इसको स्वैप किया। मीन्स ए की वैल्यू हमने टेम्परेरी में स्टोर की, फिर बी की वैल्यू ए में स्टोर की, फिर टेम्प की वैल्यू बी में। और इस तरह से हमने सेम जो कॉल बाय वैल्यू में हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं कि वैल्यू बिफोर स्वैप ये थी 2244, और वैल्यू आफ्टर स्वैप वापस चेंज हो गई, मीन्स 44 एम में आ गई और एन की वैल्यू 22 हो गई। इस तरह से स्वैप हो गई। तो आई थिंक आपको पूरे समझ में आ गया होगा। बस डिफरेंस इतना है कि हम इसमें एड्रेस पास करते हैं, और पॉइंटर का हमने यूज़ किया तो वो एक्चुअल वैल्यू यहाँ यूज़ करता है। यदि हम यहाँ पॉइंटर नहीं लेते तो फिर इसका एड्रेस यहाँ आता, और फिर जो भी इसका रिजल्ट यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होता, ए और बी, एम और एन का जो भी एड्रेस यहाँ प्रिंट होता। ये पूरा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।